जी की ओमान यात्रा पर और ख़ास तौर पर जब सीपा की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रभु दयाल जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। एम्बेसडर प्रभु दयाल के पास पहले चलते हैं। किस तरह से देख रहे हैं सीपा को, कैसे परिभाषित करेंगे, क्या टेकअवेज है, कैसे इसको समझना चाहिए, या आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ बदलने वाला है भारत और ओमान के व्यापारिक रिश्तों में इस सीपा के आने से। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो सीपा साइन करके जो हम निर्णय ले रहे हैं दोनों देश, इसकी गूंज बहुत आगे तक जाएगी। निस्संदेह सीपा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है भारत के लिए, ओमान के लिए भी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विदेश नीति है वो एक बहुत डायनेमिक और प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, और खास तौर पे उसका उद्देश्य रहता है कि किस तरह से भारत का ग्लोबल स्टेचर ऊंचा हो और भारत के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सीपा का जो एग्रीमेंट है, ये भी इसी बात का एक उदाहरण है। ये जो सीपा का एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी स्टेप है बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को और मजबूत करने के लिए। देखिए, सीपा के तहत बहुत से टैरिफ खत्म हो जाएंगे या और कुछ जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो व्यापार है, गुड्स एंड सर्विसेज, सबको बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट होता है बायलैटरल, उसको भी बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, उस पर बहुत बढ़ोतरी होगी। देखिए, ओमान जो है वो गल्फ कंट्रीज में भारत का सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यूएई और सऊदी के बाद। भारत के ऑलरेडी जैसे यूएई के साथ ट्रेड पैक्ट है, लेकिन ये सेकंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा ओमान के साथ। हमारे व्यापार के रिश्ते अच्छे हैं, हमारा बायलैटरल ट्रेड 10.5 बिलियन है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि सीपा के साइन होने के बाद इसमें बहुत बढ़ावा होगा, और दोनों देशों का उद्देश्य है कि जल्दी ये जो ट्रेड है दुगना तो हो जाए। मेरे विचार में इस एग्रीमेंट से मार्केट एक्सेस बढ़ेगा इंडियन गुड्स के लिए जो ओमान में एक्सपोर्ट होती हैं, और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी हमको जरूरत होती है, जैसे एनर्जी सप्लाईज, ये सर्टेन होगी, इनमें जरा सर्टेनिटी आएगी। तो साथ ही साथ जो सीपा है, ये दोनों कंट्रीज के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट है, उसको मजबूत करेगा। जी, प्रोफेसर द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर हम कल से लगातार जो झलकियाँ देख रहे हैं ओमान से, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद उत्साहित करने वाली हैं। भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं वो बेहद प्रगाढ़ हो रहे हैं, और 70 वर्षों की साझेदारी का जश्न हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो ओमान को भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार के रूप में हम देखते हैं, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त जो करंट वैश्विक परिदृश्य है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कितने मायने बदल चुके हैं? जिस साझेदारी की बात यहाँ पर लगातार हो रही है, लेकिन अगर हम मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में देखें उस लिहाज से कितने इसके मायने बदलते हुए नजर आते हैं इस साझेदारी के? नमस्कार आपको और फेलो पैनलिस्ट को। ये विजिट द्विपक्षीय स्तर पर एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगी, और जब हम क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं तो बहुपक्षीय स्तर पर भी एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। मूल रूप से 5 बिंदुओं का अगर हम आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे, जैसा कि फेलो पैनलिस्ट ने कहा, कि सीपा के आने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो मार्केट है ओमान का सीमित मार्केट है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में
ये एग्रीमेंट आने वाले समय में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। एक दूसरा ये है कि जो भारतीय वहाँ पर उपस्थित हैं वो द्विपक्षीय संबंधों को बहुत प्रगाढ़ करते हैं और पश्चिम एशिया में भारत ओमान के संबंध मात्र द्विपक्षीय स्तर पर न देख के इसको भारत की जो वेस्ट एशिया नीति है उसके संदर्भ में देखा जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से ये हमारे पश्चिम एशिया में जो संबंध बनेंगे अलग अलग देशों के साथ उसमें ओमान के साथ जो समझ विकसित हो रही है आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इन सब का जो संयुक्त प्रभाव पड़ेगा वो हमारी स्थिति को, हमारी नीति को पश्चिम एशिया में प्रभावी बनाएगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि जब हम सीपा की बात करते हैं और इसको इस लिहाज से भी समझते हैं कि जब भारत लगातार गुणात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर एम्बेसडर प्रभुदयाल, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। आपने देखा है कि जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी जिसको कहना चाहिए कि इसके पहले बहुत सारे गुण दोष उस पर विचार किया जाता रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि इन चीजों से पार पाकर ही हम, चाहे वो यूएई के साथ हो, चाहे यूके के साथ हो और ओमान के साथ हो, हम उन पर आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर हमारे जो फार्मर्स हैं और उनकी जो स्थितियां हैं उसके साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसानों के इंटरेस्ट हैं उन पे समझौता नहीं हो रहा। अब देखिए, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी अड़चन ये है कि वो चाहता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट एक्सेस फ्रीली मिले, लेकिन हम इसके लिए नहीं तैयार होते हैं क्योंकि हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट उससे नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे। तो इस वजह से ये जो समझौता है रुका हुआ है। हालांकि बहुत कोशिशें हैं और उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को गिव अप नहीं करेंगे। उस पे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, उनमें भी हमने यही दर्शाया कि हमने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए, प्रोफेसर उपाध्याय जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि ओमान का मार्केट जो है थोड़ा लिमिटेड है, छोटा मार्केट है, लेकिन साथ ही साथ देखिए हमारी जो पॉलिसी है ये बड़ी फार साइटेड है और हम चाहते हैं कि किस तरह से ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होते हुए हम दूसरे रीजनल मार्केट्स को एक्सेस करें जहां पर हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है, खासतौर पे गल्फ रीजन के मार्केट्स और अफ्रीका के मार्केट्स, उनमें हमको एक्सेस पाने में काफी सहायता मिलेगी सीपा एग्रीमेंट की वजह से। तो मेरे विचार में ये एग्रीमेंट एक बहुत ही सोचा समझा एग्रीमेंट है और इसमें भारत के ओवरऑल इंटरेस्ट बहुत डीपली इन्वॉल्व है। वो तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया, जो उन्होंने इंडिया ओमान बिजनेस फोरम को आज एड्रेस किया, उसमें ये बात साफ साफ समझाई कि किस तरह से दोनों देशों के हित आगे बढ़ेंगे इस एग्रीमेंट के होते हुए। जी, निश्चित तौर पर। एक चीज अगर प्रोफेसर उपाध्याय आपसे समझना चाहे कि ये जब द्विवेदी उपाध्याय जी 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 प्रोफेसर द्विवेदी, आई एम सॉरी, चूंकि उन्होंने जी 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 प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी, मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से पीएम ने कहा कि ये इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड टुगेदर का समय है, इस संदेश को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि भारत के लिए ओमान महत्वपूर्ण है, ओमान के लिए भारत का महत्व कैसे समझाएंगे? देखिए, भारत के लिए ओमान का महत्व, भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल है जी। यदि हमें अपना आर्थिक विकास की जो दर अभी है उसको सतत रूप में कायम रखना है तो हमें हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की सप्लाई होना सुनिश्चित करना आवश्यक है जी। तो ओमान जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेटिंग काउंसिल है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है जी। तो इसलिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ओमान। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पश्चिम देश है, जैसा कि एम्बेसडर प्रभुदयाल साहब बता रहे थे कि ना मात्र
केवल पश्चिम एशिया बल्कि भारत की विदेश नीति को आप पश्चिम एशिया अफ्रीका के संदर्भ में देख रहे हैं, तो ये जो द्विपक्षीय संबंध जिनका की विकास वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों स्तर पर हो रहा है, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा कि सीपा का जो प्रभाव है वो जी। आने वाली पीढ़ियों तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बावजूद इसके कि ओमान का बाजार सीमित है, बावजूद इसके कि कुछ और सीमाएं हैं, जी। लेकिन गुणात्मक जो प्रभाव पड़ेगा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर इस एग्रीमेंट का, वो बहुत ही सार्थक होने वाला है। जी। और ओमान का महत्व हमारे लिए न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर है, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। पश्चिम एशिया में जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है ओमान, इसलिए निश्चित उसको उस संदर्भ में देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा उचित रहेगा। निश्चित तौर पर इसको ये भी कहा जा रहा है कि वो न सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए बल्कि अफ्रीका के लिए भी एक तरह से व्यापार का गेटवे बन रहा है। 3 देशों की जो यात्रा रही है, इसका अंतिम चरण प्रधानमंत्री के लिए ओमान है, और कल से लेकर आज तक किस तरह से क्या कुछ रहा है ओमान में, इसके विषय में विस्तार से जया समझाएंगी और बताएंगे हमारे दर्शकों को। जया। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताएं कि इस वक्त प्रधानमंत्री ओमान में है और ये 3 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में यहाँ पर। जी जया। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री अपने ओमान में ये फिलहाल हम आपको तस्वीरें ओमान से दिखा रहे हैं, द्विपक्षीय बैठक से के दौरान ये प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए, और दोनों देशों का नेतृत्व अगर कहा जाए, प्रतिनिधिमंडल जो है वो एक दूसरे से रूबरू हुआ है। भारत और ओमान के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता है उस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ओमान के सुल्तान के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता।
तो आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय वार्ता से पहले भव्य स्वागत किया गया। सुल्तान ओमान के सुल्तान के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। प्रधानमंत्री से भी उनका परिचय कराया गया है। और हम जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है इस यात्रा में, इसको विस्तार से बताएंगी जया। बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ओमान में हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है। भारत और ओमान के बीच व्यापक सामरिक भागीदारी है जो सदियों पुरानी मित्रता, व्यापारिक संबंधों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ हाइलाइट्स रही, आइए उस पर डालते हैं नजर। तो भारत ओमान साझेदारी का ये नया अध्याय इस वक्त हम देख रहे हैं। लगातार हमें तस्वीरें मिल रही हैं। आपको बताएं कि खाड़ी देशों के साथ साथ भारत ओमान के बीच जिस तरह से जो आर्थिक जो संबंध रहे हैं उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है। किस तरह से एक नया अध्याय इस वक्त भारत और ओमान के बीच है, वो इसकी झलक हम लगातार देख रहे हैं। राजधानी मस्कट में पीएम का शानदार अभिनंदन किया गया, उनका शानदार स्वागत हुआ जब वो कल पहुंचे ओमान में। साथ ही किस तरह से उप प्रधानमंत्री उनको हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने पहुंचे, उनका स्वागत करने पहुंचे, ये भी बेहद अहम था। इसकी भी हमने तस्वीरें देखी। तो राजधानी मस्कट में पीएम का जो शानदार अभिनंदन हुआ और उसके बाद उप प्रधानमंत्री शाहब बिन तारिक हवाई अड्डे पर पीएम को लेने पहुंचे। यकीनन ये भी एक बहुत ही एक ऐसा जेस्चर था, एक ऐसा वो तस्वीरें थी जो यकीनन भारत और ओमान के बीच जो रिश्ते हैं उनकी गर्मजोशी का, उनकी जो प्रगाढ़ता है उसका बानगी यहाँ पर प्रदर्शित करती है। और वो भी क्यों ना हो जब आज भारत और ओमान अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं। 70 साल का ये साझेदारी है, ये 70 साल की भरोसा है जो आज तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंच रहा है। तो भारत ओमान साझेदारी का जो नया अध्याय, दोस्ती की जो प्रगाढ़ता इस वक्त हम देख रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है ये और इसको लेकर बेहद खास हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा। अगर हम कल की बात करें तो ओमान के उप प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई प्रधानमंत्री की और कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर चर्चा हुई और उसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पीएम का स्वागत किया गया। ना सिर्फ भारत के बल्कि ओमान के कलाकारों ने भी पीएम का स्वागत किया। भारत की लोक कला और सांस्कृतिक शास्त्रीय कलाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। पीएम के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी कल किया गया। तो बेहद व्यस्त रहा प्रधानमंत्री का कल का दिन। और हम बात करें आज की तो आज भी बेहद व्यस्त रहा, क्योंकि शुरुआत यहां पर हुई बिजनेस फोरम से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस फोरम में शिरकत की। बेहद अहम था ये कार्यक्रम, जहां पर सेपा एक समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर यहां पर सहमति बनी है। और सेपा जो पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी में नया विश्वास और ऊर्जा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी ये बात साफ कही। फिर भारत ओमान मैत्री पर्व में शिरकत की प्रधानमंत्री ने और पीएम ने कहा कि मैत्री पर्व हमारे साझा इतिहास और समग्र भविष्य का उत्सव मनाता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारत और ओमान आज जियोग्राफी से नहीं बल्कि जनरेशन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन आज मस्कट में भारत ओमान रिश्तों का एक नया अहम अध्याय आकार ले रहा है। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच हो जो द्विपक्षीय बातचीत है वो केवल औपचारिक मुलाकात नहीं है बल्कि रणनीतिक भरोसे की पुष्टि मानी जा रही है। 1-to-1 बैठक से लेकर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता तक आज का संवाद का फोकस साफ है। व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सहयोग और भविष्य की साझेदारी। यकीनन जो MOU साइन होंगे, जो आदान प्रदान होगा, वो इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि रिश्ते अब बातों से आगे बढ़कर ठोस समझौतों की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ इस द्विपक्षीय वार्ता को लेकर निकल कर आता है वो हम आगे देखेंगे। आइए वापस चलते हैं निखिल के पास। बिल्कुल, तो जया ने जिस तरह से बताया है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ना क्या हड़बड़ी है, से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा की। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान एम्बेसडर प्रभुदयाल और प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। हम भारत क्यों महत्वपूर्ण है ओमान के लिए, ये बात कर रहे थे। प्रोफेसर द्विवेदी ने इसको बताया है। और एम्बेसडर प्रभुदयाल, अगर हम यही चीज ये समझना चाहें कि खाड़ी क्षेत्र में ओमान के का क्या महत्व है भारत के लिए, कैसे इसको समझे, क्यों इतना अहम है ओमान, कैसे बताएंगे और थोड़ा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि ओमान तो बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है जी। सिर्फ मांडवी से मस्कट के लिए वो थोड़ा अरेबियन सी को क्रॉस करना पड़ता है, तो इस हैसियत से भी वो हमारे लिए एक नजदीकी मुल्क है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, ओमान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सदर्न शोर पे उसका कब्जा वो ओमान का कंट्रोल में है। तो क्योंकि हमारा बहुत ट्रेड है जो कि गल्फ में है, गल्फ से हमें बहुत ऑयल सप्लाईज आती हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आती हैं, तो इस वजह से भी ओमान की अहमियत हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए, ओमान में भारतीय समुदाय के लोग कई सदियों से रह रहे हैं। गुजरात से भाटिया कम्युनिटी कच्छ से गई थी कई कई सदियों पहले, वहीं बसी हुई है। तो इस कम्युनिटी की वजह से बहुत नजदीकी रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया है कि खाड़ी देशों के साथ जो रिश्ते हैं और मजबूत किए जाएं, वैसा कभी मैंने पहले नहीं देखा। देखिए, मैं गल्फ कंट्रीज में 7.5 साल पोस्टेड रह चुका हूँ। दुबई में 4 साल था कॉन्सल जनरल, एम्बेसडर कुवैत 3.5 साल। तो बार बार ये कहते थे, भाई आपके यहाँ से कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्यों नहीं हमारे यहाँ आता है, कोई विजिट होनी चाहिए। लास्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट यूएई एंड कुवैत वाज मिसेस इंदिरा गांधी। उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल विजिट हुई नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन खाड़ी देशों के दौरे किए हैं और ऐसे हाई लेवल रिलेशनशिप्स बनाई हैं टॉप तक, जिसकी वजह से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको भी बहुत फायदा हुआ। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जब हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो पूरी बायलैटरल रिलेशनशिप को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छी होती जाती है। यूएई में इंदिरा गांधी जी के बाद कोई नहीं गया था, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 7 बार गए। देखिए नतीजे क्या है, हमारी दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही है, हमारे रिश्ते बहुत करीब होते जा रहे हैं। जब वहां मैं पोस्टेड था अर्ली 1990s में, ये सोच भी नहीं सकते थे कि अबू धाबी कोई एक हिंदू मंदिर बनने देगा। वो बहुत कट्टर है और सऊदी अरेबिया का प्रेशर था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो यूएई के रूलर हैं और यूएई के प्रेसिडेंट हैं, अबू धाबी के रूलर, उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाए भाईचारे के कि न सिर्फ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंजूरी दी कि एक टेंपल बने अबू धाबी में, लेकिन साथ साथ जमीन दी और हर सहूलियत दी कि इस तरह की शानदार टेंपल वहां बने। तो होल एटीट्यूड जो है वो परिवर्तित हो गया। और उसकी वजह यह कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने नजदीकी संबंध बनाए हैं ये सब टॉप लीडर्स के साथ। कहते हैं टू गेट रिस्पेक्ट यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रिस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि हमको भी प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है और उससे जो रिश्ते हैं वो और अच्छे होते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये जो विजिट्स अभी हुई हैं, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान, इन सब के आप जो नतीजे देखेंगे कि कितने फायदेमंद होंगे। ये सीपा अग्रीमेंट तो है ही बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन साथ साथ जो ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप को
बढ़ावा मिल रहा है, वो बहुत दूर तक उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। हमको बहुत फायदा होगा इस रिलेशनशिप से। दीदी, यहाँ पर लगातार जो व्यापार है उसको लेकर बात हो रही है कि कैसे फोकस है यहाँ पर भारत का भी। आपको लगता है लगातार प्रधानमंत्री जितनी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो एक तरह की एक एक्सपोर्ट ड्रिवन डिप्लोमेसी को लेकर जाते हैं, जहां पर वो ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड आज सिर्फ एक भारत की नीति नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कैसे हम इस मंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, ये झलक हम देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार भी जो आज हम अपनी मार्केट्स को, जो डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, नए बाजारों को ढूंढने की बात होती है, उस लिहाज से कितने प्रमुखता से इस बार इस यात्रा से हमें जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षा हैं, जो आउटकम की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो यहाँ पर जमीन पर उतरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं? ये सवाल मुझसे है या द्विवेदी जी से है? हेलो जी, प्रोफेसर द्विवेदी से है ये सवाल। ये प्रोफेसर द्विवेदी जी से। प्रोफेसर द्विवेदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो क्षमा कीजिएगा, बीच बीच में आपकी आवाज में नहीं सुन पा करके अगर दोहरा दे जी 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 प्रोफेसर द्विवेदी, मैं ये कही थी कि इस वक्त जो भारत की जो विदेश यात्रा है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्रिवन डिप्लोमेसी को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। जो आज हम परंपरागत बाजारों से निकलकर जो भारत के जो निर्यातक हैं उन्हें और भी बेहतर बाजार देने की कोशिश में यहाँ पर है। मेक इन इंडिया की बात यहाँ पर होती है, लेकिन मेक इन इंडिया आज मेक फॉर द वर्ल्ड के साथ जो प्रधानमंत्री ने जो एक मंत्र दिया है, एक नारा दिया है, किस तरह से देखते हैं आज जो समझौते हो रहे हैं, जो ये ब्रांड इंडिया को बढ़ाने की बात है, कैसे वो जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है? इसको अगर हम संपूर्णता में देखें कि 2014 के बाद में जो आर्थिक नीति रही है प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की, जहां पर हमने आयात प्रतिस्पादन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की है, जब हम आंतरिक रूप से आर्थिक स्थिति को देखते हैं, और दूसरा हम ये देखते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, और ये निर्यात न सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में यानी बहुत स्तर पर आप देखेंगी तो इस सरकार का जो फोकस रहा है वो ये रहा है कि किस प्रकार से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ये इस सरकार की आर्थिक नीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। 2014 से अब ज़्यादा दिया गया है, डिटेल्स में मैं और जा सकता हूँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे कैसे हुआ, उसका लाभ हमारे फॉरेक्स को कैसे मिला हुआ है। लेकिन अगर हम ओमान के संदर्भ में इस विजिट को देखें तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि बहुत अच्छे एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत अच्छे एमओयू हुए हैं। हमें देखना यह है कि धरातल पर टेंजिबल आउटपुट क्या आता है, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसके दूरगामी परिणाम भी पड़ेंगे। लेकिन कुछ चुनौतियां हमें क्षेत्रीय स्तर पर मिलेंगी। जब हम सामरिक संबंधों की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ओमान के संबंध रूस, चाइना, जीसीसी कंट्रीज से भी है, तो वो एक पुश मिलता है। जब भू राजनीतिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो एक चुनौती वो आती है हमारे सामने। दूसरी, जब हम लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, जैसा कि जिसका प्रावधान है, जो एमओयू हुए हैं, तो उसमें अभी ओमान में कुछ नीति ऐसी बनाई गई जहां ओमानाइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट हो रहा है, तो एक वो चुनौती भी आएगी जो हमें धीरे धीरे उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि ओमान प्राइमरली हाइड्रोकार्बन ड्रिवन है, लेकिन अब जो सप्लाई चेन लाइन है वो हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसका पक्ष और आलोचनात्मक समीक्षा यदि हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए, जैसे कि एम्बेसडर प्रभुदयाल साहब ने बताया, बहुत ही सकारात्मक और संबंधों को विस्तृत, प्रगाढ़, गहरा करने का न मात्र दो पक्षीय स्तर पर बट बहुपक्षीय स्तर पर और बहुक्षेत्रीय स्तर पर इसका प्रभाव, आप सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में देखेंगे, जिसका कि लाभ, और ये इनहेरेंट है विद द प्रिंसिपल ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर द इंडियन एंड द ओमानीज पीपल। बिल्कुल। प्रभुदयाल जी, यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है बढ़ते आर्थिक
विस्तार की, किस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर करीबन 6000 से अधिक जो संयुक्त उद्यम है भारत और ओमान की, आर्थिक कूटनीति को कैसे मजबूती देते नजर आते हैं? और जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं जिस उम्मीद के साथ, तो पश्चिम एशिया की बात करें तो क्या ओमान भारत के लिए एक लॉजिस्टिक्स या ट्रांजिट हब की भूमिका निभा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट हब की भूमिका निभाने की तो बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे चर्चा हुई है और कुछ सहूलियतें ओमान की तरफ से मिलेंगी, जैसे उसको उसके पोर्ट्स को यूटिलाइज करके री एक्सपोर्ट करने की। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर आप कंपेयर करें डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रहती है अमेरिका फर्स्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, और वो पार्टनरशिप जो अग्री करते हैं वो ऐसी कि दोनों का फायदा। विकसित भारत तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कैसे हमारी पार्टनरशिप को दूसरे को भी फायदा हो, ये हमेशा वो ध्यान में रखते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है बिटवीन अमेरिका फर्स्ट एंड वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो दूसरे देश भी जब हमारे साथ अग्रीमेंट्स करते हैं, उसमें आगे आते हैं, तो वो भी ये जानते हैं कि इस तरह की पार्टनरशिप से उनको बहुत फायदा होगा। अब देखिए, ये जो सीपा की बात हो रही है, इससे ओमान को बहुत फायदा होने वाला है। ओमान को एक बहुत बड़े बाजार का एक्सेस मिलेगा। इंडिया का मार्केट करीब 1.4 बिलियन पीपल है, तो ओमानी प्रोडक्ट्स को उसका एक्सेस मिलेगा। इसके बाद जो ओमान चाहता है कि उसका विजन 2040 जो है उसमें वो डाइवर्सिफिकेशन करे, उसमें ऑयल डिपेंडेंसी से हट के वो ग्रीन हाइड्रोजन, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों का फायदा उठाएगा भारत के पार्टनरशिप के साथ। भारत का भी 2047 का विजन है जी। देखिए, वो ओमान जो है वो ऑलरेडी काफी भारत के इन्वेस्टमेंट से उसको फायदा हुआ है। तो अगर सीपा का होता है, ये अगर हो जाता हो गया, तो उससे इन्वेस्टमेंट्स भी ओमान को बढ़ेंगे। तो न सिर्फ इस एग्रीमेंट से हमारा फायदा है, ओमान का भी फायदा है कि हमको तो फायदे हैं ही, नो डाउट। एक तो हमको हमारे ओमान के मार्केट्स में, उसके बाद अपैरल, ये सब जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी, जैसा प्रोफेसर द्विवेदी कह रहे थे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ओमान के साथ सीपा एग्रीमेंट से जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वो भी बहुत बढ़ेगी। तो न सिर्फ ओमान के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने कहा बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो विस्तारवादी नीति नहीं, जो विश्वास की नीति है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो रही है। कैसे हम नए बाजार, नए अवसर इस वक्त ढूंढ रहे हैं और क्या कुछ महत्व है इस सेपा का, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निखिल हमें समझाते हैं। बिल्कुल, जब सीपा की बात करेंगे, नए बाजार, नए अवसर, जैसा कि जया आप कह रही हैं, और भारत ओमान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जिस तरह से समग्र व्यापार समझौता हुआ है, ये या होने जा रहा है, जिसको कहते हैं कि पेन डाउन होना है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसको हम आपको आइए बताते हैं कि किस तरह से ये नए बाजार, नए अवसर भारत के लिए खोलने वाला है। खाड़ी देशों के साथ आर्थिक रिश्तों में ये एक नया अध्याय लिख रहा है सीपा। वो किस तरह से, वो भी हम आपको बताते हैं कि पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के जो बाजारों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, न सिर्फ खाड़ी देशों के लिए बल्कि अफ्रीका के लिए भी। 20 साल बाद ओमान का बड़ा ट्रेड ओपनिंग कदम है। 20 साल पहले एफटीए किया था और भारत के साथ अब किया है एफटीए ओमान ने। तो सीपा जो है, अगर उसको हम समझें कि क्या है, तो सीपा है ज्यादा बाजार, ज्यादा निवेश और भारत के लिए या दोनों के लिए ज्यादा अवसर। तो यह समझने की जरूरत है कि सीपा का दरअसल मायने क्या है। ग्लोबल अनिश्चितता में, जब इस दौर में जहां उठापटक है, ग्लोबल अनिश्चितता है, ऐसे में भारत की मजबूत सप्लाई चेन रणनीति है, यह भी समझने की जरूरत है कि यह सीपा के जरिए हासिल होगा भारत को। खाड़ी क्षेत्र में भारत की आर्थिक मौजूदगी और गहरी होगी। जिस तरह से हम लगातार अपने व्यापार को और
पैठ बना रहे हैं वो खाड़ी क्षेत्र में हम और हमारी जो व्यापारिक पैठ है वो मजबूत होगी। एफटीए का फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा सीधे किसान, व्यापारी और एमएसएमई तक पहुंच सकेगा। जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, जो हमारे किसान हैं, वो सीधे तौर पर इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ये केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है। ये केवल जो ट्रेड है हमारा, ये केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सर्विसेज तक भी जाएगा, सेवाओं में भी जाएगा, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व्यापार और जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे सीधे तौर पर। और इसके अलावा कौन से क्षेत्रों में इसको सीधा फायदा मिलेगा, वो है कपड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, रसायन, जूते और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे भारत के जो व्यापारी हैं, जो भारत के उद्यमी हैं, उनके लिए भी। 90% से अधिक निर्यात पर टैरिफ में राहत होगा इसके जरिए। और यह है भारत का ट्रेड फोकस कि किस तरह से ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी और किस तरह से भारत के लिए ये ट्रेड खुल सकेगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से लगातार भारत जो एफटीए की तरफ या जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है, उसके क्या मायने हैं। यूएई से लेकर यूके तक भारत की व्यापार कूटनीति का विस्तार हो रहा है और एक के बाद एक देशों के साथ भारत अलग अलग एफटीए कर रहा है। यह भी समझने की जरूरत है। मेक इन इंडिया को ग्लोबल बाजार से जोड़ने की रणनीति है। जब हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं, उसको ग्लोबल बाजार में किस तरह से लेकर जाएंगे, ये हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो एक के बाद एक दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उससे होगा। निवेश और निर्यात, ये मिलाकर बनेगा भारत की नई आर्थिक ताकत। निवेश और निर्यात ये दोनों एक साथ एक कदम ताल करेंगे और भारत को एक नई आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने लेकर आएंगे। सीपा की बात करें तो सीपा केवल एक समझौता भर नहीं है, ये भरोसे की साझेदारी है। और फिलहाल जब हम बात करते हैं यूके से लेकर यूएई तक और अब ओमान भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो वो एक भरोसे की साझेदारी को आगे बढ़ाता है, आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाता है। भारत आज समझौता नहीं अवसर गढ़ रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। और यह अवसर भारत के किसानों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए, जो उद्योग के लिए जो नए अवसर खुल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अपार, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड एग्रीमेंट्स जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को गति दे, इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत लगातार कर रहा है। जब अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को और आगे लेकर जाएंगे। भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का प्रतीक भी है ये सीपा कि किस तरह से ये जो सीपा है ये न सिर्फ गल्फ में बल्कि दुनिया भर में भारत का जो आर्थिक प्रभाव है वो बढ़ रहा है। तो हम सीपा की भी बात करेंगे। भारत और ओमान के बीच जो दोस्ती, जो प्रगाढ़ता है, ये किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कहाँ है? जॉब पर हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अंदर प्यार, जरा सा ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत ओमान क्षेत्रीय स्थिरता में साझेदार। और जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, सेपा को लेकर आम सहमति बन चुकी है, समझौता हो चुका है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे साझा भविष्य का एक ब्लूप्रिंट बताया है जो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को
आने वाले दशकों तक आकार देगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम चर्चा करें कि कैसे भारत और ओमान की जो ये 70 वर्षों की जो ये साझेदारी है, जो कूटनीतिक संबंध है, कैसे वो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल, किस तरह से ये ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और एम्बेसडर प्रभुदयाल, अगर हम आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी की लगातार बात करते थे, क्या हमारा फोकस जिस तरह से हम कह रहे थे कि लुक वेस्ट से एक्ट वेस्ट की तरफ भी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जी बिल्कुल, लुक ईस्ट बात होती थी, अब लुक वेस्ट की बहुत बात हो रही है। और साथ साथ जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो लिंक वेस्ट, कि ये कंट्रीज जो वेस्ट एशिया की हैं, इनके साथ जो हम अपने संबंध हैं और कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, ओमान तो एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारे बहुत पुराने संबंध। 1955 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। 2008 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एस्टैब्लिश की थी। तो ये रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तेजी से इनके बढ़ने की उम्मीद है वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। देखिए, ओमान के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे तीनों विंग्स आर्मी के, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बायलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं ओमान के साथ। ये ओमान एक ऐसा देश है, अकेला देश गल्फ कंट्रीज में, जिनके साथ हमारे तीनों विंग्स की एक्सरसाइजेस होती हैं। ओमान के कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कई लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, और इस तरह से हमारी जो मिलिट्री शिप्स हैं उनको वहाँ पर कुछ ऐसी सहूलियतें मिलती हैं जो कि पूरे गल्फ रीजन में यूनिक हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, ओमान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बिकॉज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमांड करता है और गल्फ की एंट्री उसके थ्रू होती है, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये बात स्पष्ट होती है कि अगर हम ओमान के साथ रिश्ते और बढ़ाने में इतना जोर दे रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी बात है, और इसमें दोनों कंट्रीज का फायदा है। ओमान को भी हमारे साथ इस तरह से और आगे रिश्ते बनाने में कई तरह के फायदे होंगे, और हमारा तो क्योंकि एक ग्लोबल आउटरीच है, हम एक बड़े ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं, तो इस तरह की एक नेबरिंग कंट्री के साथ और अच्छे रिश्ते बने, इससे हमारे कई फायदे। बिल्कुल। प्रोफेसर द्विवेदी, यहाँ पर इन्होंने ग्लोबल आउटरीच का जिक्र किया एम्बेसडर दयाल ने। तो प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथोपिया, ओमान, इन 3 देशों की यात्रा, जो भारत की विदेश नीति की जो रीजनल अप्रोच की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं उसे ग्लोबल विजन की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर पश्चिम एशिया और अफ्रीका को एक साथ जोड़ना, ये भी भारत की जो लॉन्ग टर्म रणनीतिक सोच है उसका संकेत देती है। निश्चित रूप से जय जी, इसमें जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, कुछ समय पहले हमने G20 को होस्ट किया था, और उस समय से हमने ग्लोबल साउथ की क्या क्या चुनौतियां हैं विकास के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए उस पर प्रधानमंत्री ने अपने तमाम नीतियों का वर्णन किया था, और कहा था कि जितने भी सदस्य हैं ग्लोबल साउथ के, उन्हें साथ में आकर के उन चुनौतियों का सामना करना होगा। और वो चुनौतियां चाहे आर्थिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो, भू राजनीतिक क्षेत्र की हो, तो सब मिलके आपस में उसका सामना करेंगे तो वो ग्लोबल की तरह, ग्लोबल रीच की जिसके तरह आपने इशारा किया। आपने इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत की आर्थिक नीति में जो निर्यात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से, और इसमें कोई बुराई नहीं है, एक हम विश्लेषण तुलनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें पिछले कई वर्षों का, तो आप पाएंगे कि 2014 के बाद में जो भारत राष्ट्र की क्षमताएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनका प्रमोशन, प्रोजेक्शन और डिसेमिनेशन इस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व है, बहुत अच्छी तरह से किया है, और तमाम क्षेत्रों में किया है, पूरे विश्व स्तर पर किया है, और उसके टेंजिबल आउटपुट आपको धरातल पर सामने नजर आते हैं। पश्चिम एशिया के क्षेत्र में, विशेष तौर से
इन 3 देशों के, जहां जॉर्डन और इथियोपिया और ओमान की अगर हम देखें, जो यात्रा आज प्रधानमंत्री जी की संपूर्ण होगी, तो आप देखेंगे कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय लेवल पर उसी तरफ गाड़ी आगे जा रही है। अपनी राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों को विस्तृत करना, मजबूत करना, जी। भारत के उन क्षेत्र में, उस देश में क्या हित हैं, क्या स्टेक्स हैं, उनको बहुत ही कोऑर्डिनेटेड। तो आपको थोड़ा तो यहाँ पर रोकेंगे, अपने दर्शकों को ले चलेंगे। इस वक्त कुछ हमारे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको संबोधित कर रहे हैं। देखा जिस तरह से आज सदन में किस तरह से पेपर फाड़ के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। गरीबों के तो दुश्मन ही हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता उस वक्त और भी देशद्रोही की तरह दिखती है जब वो ऑपरेशन सिंदूर में उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पे सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये कहते हैं सेना के बारे में कि सेना पहले दिन 7 मई को फेल हो गई और हमारे एयरफोर्स के कई जहाज नष्ट हुए। इस तरह के बयान जो पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश जिससे हम लड़ रहे थे, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह के बयानबाजी कर सके, इसलिए कि हकीकत से परे था। पाकिस्तान ने भी इस हिम्मत नहीं की इस तरह के बयान करने देने की, जो कि कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने दिया है। आश्चर्य की बात है कि आज 3 दिन हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड आज दिख नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने ना उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया और न कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला और न कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई टीका टिप्पणी की। गरीबों के दुश्मन जिस तरह से कई बिलों का वो विरोध करते हैं, जो देश के हित में बिल होता है उसका विरोध करते हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इस्तेमाल करे, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। जो टेररिस्ट जिस भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान जिस भाषाओं का इस्तेमाल करता है देश के लिए, वो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं। वो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय वो पाकिस्तान के टीवियों में छाए रहे और देश का स्टेटमेंट देके देश के जवानों का मनोबल गिराते रहे। आज जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया है और फिर जिस तरह से उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया है, उससे समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस की मानसिकता है कि कभी भी देश अगर जीता है तो रोना और पीटो, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क अगर वहां कुछ अच्छा होता हो तो उसको कहीं ना कहीं उछाल दो। जब भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे आप डोकलाम के यहाँ जब हम चाइनीज आर्मी से हमारे जवान लड़ रहे थे तो रात के अंधेरे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों उनके एम्बेसडर से मिलने चले गए और कहा कि हमारी सेना पिट रही है। इस तरह की मानसिकता जो है कई बार कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, लेकिन दुर्ग की बात यह है कि आज 3 दिन हो गया लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी इस पे ना कोई टीका टिप्पणी की है और ना उस पे कोई एक्शन लिया है, बल्कि आप देखिए कितनी घोर मानसिकता जो है, देशद्रोही मानसिकता है कि उनके पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने ये भाषा बोली है वो माफी मांगने से भी इनकार कर रहे हैं और फिर भी राहुल गांधी जर्मनी में जाके देश की अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि उनको जानकारी कौन देता है मुझे मालूम नहीं कि पूरे दुनिया में जबकि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में स्लो डाउन है, थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ दिखता है 7.1% से, और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस भी अगर देखिए तो पीएमआई और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है आईआईपी, दोनों के आंकड़े को अगर देखिए तो इस बात को दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग का काफी जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में है। फिर भी राहुल गांधी कभी ये कहते हैं कि देश की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, ऐसे गुण गाते हैं। पूरी दुनिया कहती है कि देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से चल रही है, बहुत मजबूत हाथों में है, बहुत अच्छे जो है विजन जो है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के विजन जो 2047 विकसित भारत का विजन है, उससे पूरे देश जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
और हमारे देश के एलओपी भारत के से बाहर जाके विदेशी धरतियों में देश का अपमान करते हैं। बार बार, एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा कि यह कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चाहे देश कितना भी आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे बयान देती है ताकि देश बदनाम हो, देश का नाम खराब हो, और कहीं ना कहीं उससे उनको ऐसा लगता है कि उनको एक तसल्ली मिलती है और उनको कहीं उसमें वोट का फायदा होता है। लेकिन आज देखिए कांग्रेस पार्टी जिस हाशिए पे खड़ी है उसका बहुत बड़ा कारण जो है उनकी मानसिकता है। उन्होंने कभी भी जो नेशनल सिक्योरिटी पे ऐसे बयान दिए जो कि देश हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में बयान दिए, और राहुल गांधी यूनाइटेड नेशन में वहाँ के हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने उनको कोट किया यूनाइटेड नेशन में। ये उनके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के लिए ये अफसोस का पल था। और मुझे लगता है कि बहुत ही नकारात्मक पॉलिटिक्स करने वाला भी इस तरह के बयान से बचेगा कि कभी भी देश को कटघरे में नहीं, देश के जो आर्म फोर्सेस उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। और आज जो मैं खासकर वापस आता हूं पृथ्वीराज चौहान की उस अमर्यादित भाषा पे जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम हार गए थे, हम हारे हुए थे, और हमारे तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को, और खासकर उन्होंने कहा इंडियन आर्मी के बारे में कि उनके एक भी जवान 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़े और उनको कम कर दिया जाना चाहिए। 144 करोड़ की जनता में अगर 12 लाख की आर्मी है तब भी उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये वो क्या चाहते हैं कि बगल के पड़ोसी मुल्क में 10 लाख की आर्मी है, जबकि वो हमसे 1/10 पॉपुलेशन या 1/5 पॉपुलेशन है, फिर भी वो चाहते हैं कि देश की आर्मी जो है कम, आर्मी पर्सनल कम हो जाए। तो ये मानसिकता सिर्फ इस बात को दिखाती है कि देशद्रोही मानसिकता है कांग्रेस की, और उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी माफी मांगने से इनकार। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खास के, और खरगे साहब, ये 4 लोगों को मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता की तरफ से कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है और कौन सी आपकी पॉलिसी है कि आपका एक बहुत ही सीनियर लीडर देश के आर्म फोर्सेस को अपमान कर रहा है, फिर भी उनको आप शो कॉज नोटिस नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वो माफी मांगने से भी इनकार कर रहे हैं और उसके बारे में भी आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये मानसिकता जो है देश को अपमानित, देश के आर्म फोर्सेस को अपमानित करने का और देश को कमजोर करने की मानसिकता जो है कांग्रेस की, ये आज उसको फिर से एक बार इस स्टेटमेंट के बाद ये सबूत जो है देश की जनता के सामने है। और इसी चीज को हम उजागर करने आए थे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कांग्रेस की लीडरशिप में जो आज भी वो उनसे माफी नहीं मांगने को कह रहे हैं, और देश से कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांग रही है। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि देश की जनता की आवाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस बात के लिए होगी कि देश के आर्म फोर्सेस का उन्होंने अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो है दुनिया के सामने गलत तरीके से देश के जो जीत को गलत तरीके से हार में बताने की कोशिश की है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा है कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए आतंकवादियों के ठिकानों को, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं इन चारों जो बड़े लीडर का नाम लिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और ये गांधी परिवार के प्रति तो बिल्कुल झुके रहते हैं, इनकी श्रद्धा वही है, लेकिन देश के आर्म फोर्सेस के लिए उनको एक तरह की नेगेटिव मानसिकता है। फिर भी मैं अपील करूंगा कि खरगे साहब इन चारों और खुद और ये 3 लोगों के साथ देश की जनता से माफी मांगे और पृथ्वीराज चौहान को पार्टी से निष्कासित करे। ये हमारी मांग है, और ये हमारी ही सिर्फ मांग नहीं, ये पूरे देश के हर देशवासियों की मांग होगी, इसलिए कि हर देशवासी अपने देश का तिरंगा, अपने आर्म फोर्सेस को मजबूत और देश की तरक्की को अच्छा मानता है और उसको सराहता है, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कहीं ना कहीं नकारता है। और जिस तरह से इलेक्शन में नकारे जा रहे हैं, वो आगे दिनों में भी आप देखेंगे इस तरह के बयान से और भी नकारे जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो। देखिए, हठधर्मी की हद है। जो देश विरोधी मानसिकता की जो बोलते हैं प्रकाष्ठा है, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि पूरी जनता, देश की जनता इस बात से विचलित हो गई है
कि ऐसे मानसिकता के लोग कांग्रेस में जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर भी अपमान कर रहे हैं देश के आर्म फोर्सेस का, देश की आर्मी का, देश की नेवी का, देश के एयर फोर्सेस का, और फिर भी माफी नहीं मांग रहे हो। अफसोस की बात है कि जो चुप्पी है कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस के बड़े लीडर्स, कांग्रेस के छोटे लीडर्स, सब ने जो चुप्पी लगा के रखी है, ये देश की जनता देख रही है कि उनकी मानसिकता किस तरह की है। तो आप देख रहे थे किस तरह से सीधे हमलावर है बीजेपी। जफर इकबाल, उन्होंने सीधा हमला बोला। पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाए हैं, भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाए हैं, और जब उनसे कहा गया कि आप माफी मांगिए इसके लिए, तो वो भी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अब बीजेपी का सीधा हमला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम, जिसमें एक स्पेशल कवरेज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान यात्रा को लेकर क्षेत्रीय स्थिरता में किस तरह से एक मजबूत साझेदारी इस वक्त हम देख रहे हैं, वो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आइए स्वागत करते हैं एम्बेसडर सी राजशेखर, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा की, और इस वक्त कुछ देर पहले हमने देखा कि कैसे दोनों देशों के बीच अब द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है। भारत ओमान द्विपक्षीय वार्ता को इस समय आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? साथ ही ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इस बार फोकस रहने वाला है? सी राजशेखर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहला सवाल आपसे ही, इस वक्त जिस तरह से ओमान पश्चिम एशिया में एक स्टेबल और एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर कर आया है भारत के लिए, इस वक्त दोनों शीर्ष नेतृत्व के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है। क्या कुछ आपको लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण है ये, और कौन कौन से ऐसे फोकस एरिया है जिसमें दोनों देश मिलकर काम करना चाहेंगे? जी धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। उनके राजदूत यहाँ जो ओमान के दिल्ली में हैं, उन्होंने बताया कि एक नया चैप्टर शुरू होगा, और ये एक माइलस्टोन है भारत और ओमान के देश के बीच में जो द्विपाक्षिक रिश्ते में। और इस बार एक है विजन डॉक्यूमेंट एक बनाया है, जो आने वाले सालों में ये हमारे हिस्टोरिकल जो चारित्रात्मक जो हमारे रिश्ते हैं उनको कैसे एक डायनामिक पावर हाउस जैसा कैसे बनाया, एक है। उसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी बनाया है जो एक्शन प्लान बोलते हैं, कार्याचरण प्रणाली, ताकि कैसे अनेक जो सेक्टर्स में जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, कल्चर हो, डिफेंस, ट्रेड, डाइवर्सिफिकेशन एंड वेरियस अलग अलग जो एरिया में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एक किया है, और 4 MOUs दस्तखत किया है। और ये 70वीं एनिवर्सरी है भारत और ओमान के बीच में जो राजनीतिक रिश्ते बना के। और अभी 2 साल पहले ओमान के सुल्तान यहाँ विजिट किया है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। बहुत सिंबॉलिज्म आपने देखा है, जितना वार्म, गहरा, रेस्पेक्टेड जो रिसेप्शन मिला है उनको,
और जितने सम्मान के साथ उनको रिसीव किया गया है, और जो पूरा ओमान के लीडरशिप के साथ उन्होंने मिलके बातचीत किया है, डीप एंड वाइड रेंजिंग। और हमारे डायस्पोरा जो भारतवंशी वालों के वहाँ जो रहने वाले ओमान में, उनसे भी मुलाकात किया है। तो ये हर तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, ये 2 दिन का, मगर बहुत ही ऑप्टिमल मोस्ट प्रोडक्टिव विजिट कह सकते हैं। जी प्रोफेसर द्विवेदी, बल्कि एक साथ 2 सवाल जुड़े हुए कि क्या ये जो ओमान को जो कहा जाता है कि न्यूट्रल डिप्लोमेसी वाला देश है, क्या ये भारत के लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स पे, या यूं कहें पूछें कि क्यों महत्वपूर्ण है? और दूसरी बात, जो इंडो पैसिफिक की रणनीति है ओवरऑल भारत की, उसमें कहाँ प्लेस होता है ओमान, उसका क्या महत्व है? निखिल जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल ओमान एक तरह से पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारत की रणनीति का एक गेटवे कह सकते हैं आप, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और सामरिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इंडियन ओशन क्षेत्र में जो भारत की नीति रही है, अफ्रीका ले लीजिए, पश्चिमी क्षेत्र ले लीजिए, उसकी भी महत्वपूर्ण कड़ी, जैसा कि हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। तो ओमान का महत्व भारत के लिए बहुपक्षीय तौर पर है। आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय स्तर पर तो है ही, उसकी तमाम कड़ियाँ जिनकी हमने विश्लेषण किया है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज ले लीजिए, माइन पावर सप्लाई लीजिए, डिफेंस का लीजिए, लेकिन क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये जो द्विपक्षीय सहयोग हो रहा है और जो द्विपक्षीय सहयोग का जो विस्तार हो रहा है और अनेकों क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और वो दूरगामी परिणाम विद द इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ विन विन सिचुएशन है। तो ये महत्व है ओमान का भारत के लिए, न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि बहुपक्षीय स्तर पर। जी 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 निश्चित तौर पर। अगर हम जब ऊर्जा, समुद्र और समुद्री जो जिसको कहते हैं कि आपस में साझेदारी और समुद्री सुरक्षा की जब बात करते हैं, तो किस तरह से, या बल्कि सीधे ऊर्जा सुरक्षा की बात करें हम, तो किस तरह से एम्बेसडर राजशेखर इसको भारत और ओमान के साथ में ये जो नए प्रगाढ़ रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते हो रहे हैं, इसको कैसे समझना चाहिए? जी, तो जैसा भारत डेवलप हो रहा है इकोनॉमिक एरिया में, वो पूरा दुनिया, ओमान भी वो बहुत नज़दीक से अध्ययन कर रहे हैं। उनको जो भी जिन क्षेत्र में भारत जो तरक्की कर रहा है, उनमें से रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक जो बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी उनको, क्योंकि अभी उनका स्ट्रेंथ है, उनका वेल्थ है कि पेट्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड पेट्रोलियम सेक्टर से जो जब हमारे आपस में ट्रेड देखा तो भी अभी $10.5 बिलियन का ट्रेड है। उनमें से $6.5 बिलियन ओमान का एक्सपोर्ट्स, उनमें से 70% वो पेट्रोलियम और यूरिया में ही है। तो उसको कैसे एक्सपैंड करे, जो जैसे हम सोच रहे हैं, उसी तरह वो भी, ओमान भी अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो अपने फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, जिसमें भारत काफ़ी तरक्की किया है, तो वो उसमें उनको दिलचस्पी है। जो सेपा जो दस्तखत करने वाले हैं, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें फोकस ये होगा कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, जिन जिन क्षेत्र में भारत जो इन्वेस्टमेंट ला सकता है, नो हाउ ला सकता है और इन्वेस्टमेंट ला सकता है, तो उनमें काफ़ी ओमान को भी दिलचस्पी है। सो जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, विन विन ये अप्रोच है दोनों के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र किया यहाँ पर आपको संक्षेप में एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका प्रश्न जिस तरफ इशारा आप करना चाह रहे थे कि जब हम समुद्रिक क्षेत्र की बात करते हैं तो द्विपक्षीय सहयोग क्या परिवर्तन ला सकता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यथार्थवादी नीति ये कहती है कि वस्तु स्थिति क्या है उस क्षेत्र में, हाँ, exactly. और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या नीति बनानी। देखिए, जिबूती में और पाकिस्तान में 2 जगह पर चाइना की प्रेजेंस है। तो जब हम भू राजनीतिक
रणनीति की चर्चा करते हैं, तो उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये द्विपक्षीय संबंध हमारे लाभ में है और उनके लाभ में भी। ये दो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, एक जिबूती और दूसरा जो पाकिस्तानी पोर्ट, जो जहां पर चाइना अपना विकास स्तर अपना जमाए हुए है। बिल्कुल जी, प्रोफेसर द्विवेदी, अगर हाँ, इसी से एक जुड़ा हुआ थोड़ा सा विस्तार मैं चाहूंगा प्रोफेसर द्विवेदी। जब आप भू राजनीतिक स्थितियों की बात करते हैं तो ओमान या ये कहें कि खाड़ी देशों में किस तरह से भारत की स्थिति या भारत की रणनीतिक प्रेजेंस कैसे बदल रही है इस पूरी स्थितियों को? देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जब बात की थी कि हमारा सिद्धांत जो है वो एकांगी नहीं है, बहुपक्षीय है, विद द इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ विन विन सिचुएशन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज ए फैमिली। तो इन सिद्धांतों को मूल में रख करके यदि हम चर्चा करते हैं और अपनी नीति बनाते हैं, जो भारत की सदा नीति रही है, लेकिन कुछ जो बिग पावर्स हैं उनके अपने हित हैं। तो सामुद्रिक क्षेत्र में जिस प्रकार से चाइना अपना हेजेमनी और डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूं कि जो साझेदारी ओमान के साथ भारत की हो रही है वो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए एक स्थायित्व का कार्य करेगी। एक दो, जो ओमान के लाभ में रहेगा, जो जीसीसी के लाभ में रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उस क्षेत्र के देश भारत को कैसे देखते हैं। वो भारत को एक स्थायित्व, एक स्थिरता लाने की तरफ भारत को देखते हैं। भारत वहां स्थिरता ला सकता है, भारत वहां अच्छे कार्य कर सकता है। तो इस संबंध में भी ये द्विपक्षीय साझेदारी बहुत कारगर साबित होगी। तो हमारा एक वैल्यू एडिशन उस क्षेत्र की भू राजनीति में रहता है, न कि एकांगी जैसा कि कुछ पावर्स करना चाहते हैं। तो भारत का हमेशा, जैसे ग्लोबल साउथ की हम चर्चा कर रहे थे, तो ग्लोबल साउथ में भी भारत देखें कि भारत हमेशा वैल्यू एडिशन करता है। चाहे किसी भी विषय को उठा करके आप देखें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उसकी अगर चर्चा करें आप, तो ये विश्वास जो भारत ने जीता है, ये विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने क्षेत्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर जीता है, वो निश्चित रूप से इन द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। एम्बेसडर राजशेखर, यहाँ पर जिसका जिक्र किया, जिस संरक्षणवाद के युग की बात हो रही है, जिस विस्तारवादी नीति की बात हो रही है, ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से इस वक्त, क्या अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो इंडिया की तरफ क्या फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? जी, जो पड़ोस देशों के साथ हमेशा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर देशों से नजदीक देश पड़ोस से जो हमारा आदान प्रदान जो होता है, उसका नतीजा, उसका जो फल है और ज्यादा होता है। जैसा हमारे दोनों देश के बीच में अभी जो विजिट के दौरान जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जो मोमेंटम, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो मोमेंटम मिलने वाला है, उससे जैसा ऐसे ही बाकी दो इस दौरे में जो बाकी इथियोपिया और जॉर्डन के साथ जैसा हुआ है, इससे दोनों देश में अपना प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। वो उससे, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने समझाया है, उससे पीस एंड स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये सबके लिए दिस इज ए सोर्स ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा जो अप्रोच है, ये जो वैल्यू ऐड करने वाला है, इससे जो स्नेह सद्भाव बढ़ेगा और इससे सबके लिए भलाई है, दोनों देशों को भी, रीजनल में भी और ग्लोबल में भी। इससे कोई देयर इज नो जीरो सम गेम इन दिस थिंग। जो भारत वैल्यू जोड़ सकता है इस रीजन में तरक्की करें, इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के स्पिरिट में हम करेंगे। तो ओमान भी एक पावर हाउस है बेस्ड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। वो चाहते हैं कि वो अपने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अपने बेस को करें। तो इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी बहुत है। जो हम ऑयल इंपोर्टिंग, वो ऑयल एक्सपोर्टिंग है। तो इस पे हम लेवरेज करके फायदा दोनों देशों को होगा। बिल्कुल, तो ये डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है लगातार। प्रोफेसर द्विवेदी, यहाँ पर भारत का 21 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। अगर हम यहाँ पर सीपा जैसे समझौतों का जिक्र, यहाँ पर बात हो रही है लगातार, इस वक्त जो वैश्विक अस्थिरता है, आप किस तरह से देखते हैं कि सीपा जैसे समझौते भारत को जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है उस लिहाज से भी मदद करते हुए नजर आते हैं?
निश्चित रूप से आखिरकार सीपा लाता कि अभी थोड़ी देर पहले संभवतः आपने या निखिल जी ने इस बात को उसका विश्लेषण किया था कि सीपा के अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं। टैरिफ का कम होना, व्यापार का विस्तार होना, सर्विसेज में विस्तार होना, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना जिससे द्विपक्षीय बहुपक्षीय स्तर पर आर्थिक संबंध बढ़े, ये वो तमाम प्रावधान है सीपा में। सौभाग्य से ये कि जहां पर विश्व स्तर पर अगर आप देखें कि जो आर्थिक चुनौतियां आ रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था ने गत वर्षों में बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से हमने उसका सामना किया है और हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। थोड़ी देर पहले एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने भी उसकी इशारा किया था इसी प्रोग्राम में। लेकिन हम विश्लेषण के तौर पर अगर देखें तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है और हम सतत रूप से इस तरह के प्रावधानों को, इस तरह के साझेदारियों से, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जो सीपा है, अभी हम इसको ले लें तो उसमें एक एक कदम हमें आगे हम ले जाते हैं। स्थायित्व आता है, आर्थिक विकास की गति तेज होती है, उसमें स्थायित्व आता है। और बार बार मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे और निखिल जी से भी कि कोई भी देश ये जानना चाहता है कि उसके सहयोग करने से आखिर उन्हें क्या मिल रहा है, बिल्कुल उनके जो इंटरेस्ट हैं, स्टेक्स हैं, वो कैसे फुलफिल हो रहे हैं। तो भारत को पश्चिम एशियाई देशों में, खाड़ी क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में और विश्व स्तर पर एक स्थायित्व के तौर पर देखा जाता है कि भारत स्टेबिलिटी लाता है, न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी। हमें और दूसरे जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन आपने अगर गत वर्षों में, गत महीनों में आप देखें, लगातार भारत से अपेक्षा की जाती कि वहां आकर के अपना सकारात्मक रोल निभाएं और वहां पर स्थायित्व लाने का प्रयास करें। तो सीपा भी एक एक कदम आगे होगा, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा, स्थायित्व लाएगा, इसका लाभ सबको मिलेगा। जी प्रोफेसर द्विवेदी, मैं चाहूंगा इसमें एक चीज आप और ऐड करें। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार हम चर्चा कर चुके हैं कि फार्मर्स को लेकर के बहुत सारे रिजेंटमेंट्स रहे और अमेरिका के साथ में जो ट्रीटी थी वो शायद इसी वजह से नहीं हो सकी। तो फार्मर्स का हित सुरक्षित है सीपा में भी, ये भी समझने की जरूरत है। देखो भैया, सीधी सी बात है, कोई भी समझौता कीजिए आप, लेकिन उस समझौते में हमें विश्लेषण ये करना होता कि हमारे क्या हित पूरे हो रहे हैं। तो अगर एक तरफा अगर कोई देश विशेष इतने ज्यादा टैरिफ लगाता है जिससे हमारे आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, तो सरकार कभी तैयार नहीं होगी। तो इस तरह के जो फ्री ट्रेड, जिसकी जया जी भी इशारा किया था कि आपने n नंबर कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड किए हैं, तो चेक एंड बैलेंसेस जो पॉलिसीज है, जिसको हम कहते हैं मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, तो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य यही होता है कि यदि एक क्षेत्र विशेष, एक देश विशेष, एक ताकतवर देश के द्वारा अगर एकांगी रूप से कोई कदम उठा रहे जा रहे हैं जिससे कि हमारे आर्थिक हितों को नुकसान हो रहा है, तो हमें अपनी मल्टी वेक्टर पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उसको ऑपरेशनलाइज करना है और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना है। वो आर्थिक हित चाहे उद्यमी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे किसान के क्षेत्र से संबंध हो, शिक्षा के क्षेत्र से संबंध हो, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित हो, सामरिक क्षेत्र से संबंधित हो। तो इसकी कई कड़ियां हैं। तो इसमें किसान का जो टैरिफ वाला इशू है वो निश्चित रूप से, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि इसके जो है प्रभाव आने वाली पीढ़ियों का देखेंगे वो। यही कारण था कि इनसे सभी प्रावधान है इसमें। बिल्कुल। तो आज बॉटम लाइन ये है कि आज भारत सिर्फ केवल एक आयातक नहीं बल्कि एक निर्यातक शक्ति के रूप में कैसे उभर सकता है, ये प्रमुख बात है। बिल्कुल। श्री राजशेखर, एम्बेसडर राजशेखर, यहाँ पर हम बात करें लगातार जिस तरह की आज जो भारत अपनी मार्केट्स को खोलना चाह रहा है, कैसे लगता है आपको अगर हम आज भारतीय उत्पादों की बात करें तो कैसे उन्हें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक कॉम्पिटिटिव मार्केट तक उनको एक पहुंच मिल सकती है, या जो मेड इन इंडिया जो हमारा मंत्र है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे वैश्विक बाजार को जोड़ते हुए हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्लोबल डिमांड को बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है, कैसे वो मुमकिन हो सकता है जब हम इस तरह के समझौते करते हैं विभिन्न देशों के साथ? जी, तो ये जो इस ओमान जैसा देशों के साथ जो समझौता किया है, जो एग्रीमेंट्स किया है इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट में, इससे क्या है, तो जैसा प्रोफेसर साहब ने समझाया है, तो हमारा
फॉरेन पॉलिसी का मल्टी एम्बेसडर वेक्टर, सी मल्टी राजशेखर, आपको अलाइंड। थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकना चाहेंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दर्शकों को ले चलेंगे, शिवराज सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे आप सभी को सीधे। शिवराज सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलेंगे और दरअसल लोकसभा में जी राम जी पास हुआ है बिल, उसके संदर्भ में। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा, हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे, जवाब दे, तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। मित्रों, आखिर क्यों व्यथित हैं वो? ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर एक नहीं अनेकों योजनाएं आई। उनकी श्रृंखला है, 1961-62 से ही ऐसी योजनाएं आ रही है। एक योजना आई, कुछ दिन चली, बदल गई, उसकी जगह दूसरी आई, तीसरी आई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और उसके बाद मनरेगा आई। तो इसमें क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं रखा तो उनका अपमान हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों योजनाएं लगातार गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा घर बने, 10 करोड़ उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। और इस योजना में क्या है? विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये मोदी जी का संकल्प है। तो रोजगार और विकसित गांव, विकसित भारत के लिए, जहां रोजगार के लिए पहले 100 दिन की गारंटी थी,
अब वो बढ़ा के 125 दिन की गई है और उसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है। 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और कांग्रेस मनरेगा 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 करती, कितना खर्च किया कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर? 6-7 से 13-14 तक कुल खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। और 2024-25 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपए श्रम दिवस उन्होंने सृजित किए। 1660 हमने सृजित किए, 3210। और अगर पूरा किए गए कामों को हम देखें तो 153 लाख उनने कंप्लीट किए, 862 लाख हमने किए। हमने रोजगार ज्यादा दिया, विकास के काम ज्यादा किए। और अब अगर एक कदम बढ़ के और एक योजना बनती है तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या केवल एक जगह गड्ढा खोद के मिट्टी फेंक दो, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोद लो, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए? क्या ये होने देना चाहिए? हमने एक संपूर्ण योजना बनाई जिसमें विकसित गांव का स्वरूप क्या होगा, और गांव का स्वरूप तो है विकेंद्रित है, गांव के लोग करेंगे, लेकिन गांव में क्या क्या बनेगा? जल संरक्षण के काम जो बहुत जरूरी है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनवाड़ी का भवन हो, आजीविका के काम हो, सड़कें हो, ड्रेनेज का सिस्टम हो। एक पूरी सूची है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा अभी। आजीविका से संबंधित अनेकों गतिविधियों के काम अलाउ किए गए। और प्राकृतिक आपदा में नुकसान कैसा रोका जाए तो रिटेनिंग वाल से लेकर ड्रेनेज के सिस्टम तक की व्यवस्था इसमें। और एक और सुधार किया, इसमें तय किया कि जो फंड से उसका वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर किसी पंचायत का सरपंच ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा धन ले जाता है। कोई कम एक्टिव है तो वहां ज्यादा विकास के काम और रोजगार की आवश्यकता होते हुए भी धन कम जाए। इसलिए तय किया कि एबीसी 3 ग्रेडिंग बन जाए, जो कम विकसित और रोजगार की जहां जरूरत क्या है ऐसी पंचायतें, एवरेज पंचायतें, और जहां विकास बहुत हुआ है और रोजगार की जरूरत कम है वैसी पंचायतें। और इस ग्रेडिंग के आधार पर धन का वितरण हो। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्या आपत्ति है? बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को और पुख्ता किया गया, और यह भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर अगर मजदूरी नहीं मिलती तो 0.05% फिर अतिरिक्त रोज देना पड़ेगा देर से मजदूरी देने के लिए। कमजोर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग, दिव्यांग बुजुर्ग। इसमें दिव्यांग बुजुर्ग उनके अलग गारंटी कार्ड बनेंगे, रोजगार गारंटी कार्ड अलग रंग के। उनको कम काम पर भी ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मानवीय दृष्टि से जिन चीजों का ध्यान रखा गया है उसमें भी तकलीफ। जब यूपीए की सरकार थी तब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे।
उनने, और जब इस बिल पर पहले मनरेगा वाले पर चर्चा हुई थी, नरेगा पर, तब रघुवंश बाबू ने भी इसको रेखांकित किया था कि कृषि के कार्य प्रभावित ना हो जाएं, उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। शरद पवार जी ने भी चिंता व्यक्त की। 86% किसान हमारे लघु हैं, सीमांत हैं। अभी मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया कि वो कृषि के कामों को मशीन से कर ले। तब खेती में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो वैसे समय के लिए अगर 60 दिन जो राज्य सरकार तय करे, अगर ये व्यवस्था की गई है एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर भी, कि फिर 125 दिन की गारंटी रखते हुए कृषि के कार्यों में भी मजदूर जाएं। अब इसके जो सारे प्रावधान, फिर एक बात जिसकी ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का विरोध करते हैं, क्यों? क्या पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने दिया जाए? एक काम बार बार कई बार हो जाते थे, एक बार मिट्टी खुदी, दूसरी बार डाल दी, तीसरी बार डाल दी। पीएम गति शक्ति को जोड़ के ये कोशिश की गई है कि काम का डुप्लीकेशन ना हो। जहां काम हो रहा वो जगह ठीक है कि नहीं ये देख ले, नहीं तो एक बार पता चला कि बांध बनाने की, स्टाफ डैम बनाने की योजना बन गई, वहां पानी रुक ही नहीं सकता। तो पीएम गति शक्ति से जोड़ के आवश्यकता और उपयोगिता और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश। एक और तथ्य, प्रशासनिक व्यय बढ़ा के 6% से 9% किया गया। इसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपया प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, ताकि रोजगार सहायक को वेतन ढंग से मिल सके, मैट को पेमेंट हो सके, इंजीनियर्स और बाकी टेक्निकल स्टाफ ढंग से रखा जा सके। मैं मानता हूं कि ये विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने की और 125 दिन रोजगार की गारंटी देने वाली एक स्वयंपूर्ण गांव, एक विकसित गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसलिए ये नई योजना लाई गई है, लेकिन जो आचरण आज उन्होंने किया उससे लोकतंत्र ही कलंकित हुआ और उनका भी सम्मान नहीं बढ़ा है। धन्यवाद जी। विकास जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और आपको बता दें कि भारत ओमान क्षेत्रीय स्थिरता में साझेदारी विशेष कवरेज इस वक्त जारी है। लगातार हमें तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर भारत और ओमान के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों की जो सशक्त तस्वीरें हैं वो इस वक्त भी देख सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच MOU साइन होने जा रहे हैं। ये कोई है पद?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के बीच ये जो